हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फुल केविस मैदान सीरीज़ की ये 8th वीडियो है। तो अब तक जिन्होंने पिछली 7 वीडियोस को नहीं देखा है वो जाकर पहले पिछले 7 वीडियोस को देखें, जिससे उनको आगे के टॉपिक्स और भी ईजिली समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जो कि है टीचिंग एंड लर्निंग फैक्टर्स। ओके, टीचिंग और लर्निंग एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब तक स्टूडेंट को समझाई गई चीज़ उन्हें प्रॉपरली समझ में नहीं आती, तब तक टीचिंग को कंप्लीट नहीं माना जाता है। टीचिंग का गोल है लर्निंग को प्रमोट करना। ठीक है, जैसा कि आप फिगर 1.8 में देख पा रहे हैं, इफेक्टिव टीचिंग। यहाँ पे बताया गया है टीचिंग क्या है, रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, जिसका मतलब होता है लक्ष्य की प्राप्ति या लक्ष्य को पा लेना। ठीक है, या अपने ऑब्जेक्टिव को पा लेना। सेकेंड है प्रोसेस, स्पिरिट ऑफ जॉय एंड क्रिएटिविटी, नई चीज़ सीखने में खुशी होना। ठीक है, तीसरा है लर्निंग, ये कहता है न्यू एक्सपीरियंस, नई चीज़ें सीखना और उन्हें एक्सपीरियंस करना हम कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, क्या क्या है टीचिंग फैक्टर्स, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, टीचर शुड हैव अ फॉलोइंग क्वालिटीज़। क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? पर्सनल क्वालिटीज़ कैसी? वार्म, एफेक्शनेट, सिंपैथेटिक, डेमोक्रेटिक, ऑप्टिमिस्टिक, डायनामिक। ठीक है, वार्मथ का मतलब होता है संवेदनशील होना, अफेक्शनेट मतलब प्रेम भाव से रखना या रहना, सिंपैथेटिक मतलब दूसरों के लिए संवेदनशील होना, डेमोक्रेटिक मतलब सबकी बात सुनना, ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है पॉजिटिव सोचना। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज सब्जेक्ट पे कमांड। यहाँ पे क्या होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, टीचिंग एड्स का सही यूज़ किया जाता है, क्लासरूम का मैनेजमेंट प्रॉपरली होता है एंड स्टूडेंट की लर्निंग का इवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रॉम द ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू वी क्लासीफाई टीचिंग स्किल इन 3 बोर्ड कैटेगरीज। अगर हम यहाँ पे ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 3 कैटेगरीज में टीचिंग को क्लासीफाई किया है। तो टीचिंग को 3 कैटेगरीज में कौन सी कैटेगरीज हैं वो? पहली है कोर टीचिंग स्किल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। फिर आती है स्पेसिफिक टीचिंग स्किल, जो कहती है फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरियाज लाइक लैंग्वेज, सोशल साइंस, मैथ्स एसेट्रा। टारगेट ग्रुप स्पेसिफिक स्किल्स फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। अब ये स्किल्स हैं क्या? तो कोर टीचिंग स्किल क्या है? वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे कॉमन है, जहाँ पे हम जैसे हम हर सब्जेक्ट के लिए ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद बच्चों को क्वेश्चन फ्रेम करके देते ही देते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो हर एक सब्जेक्ट में जो चीज़ कॉमन होती है, यहाँ पे वो बात की गई। साथ है स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स, सब्जेक्ट के हिसाब से चीज़ों में चेंज लाना, जैसे कि साइंस में एक्सपेरिमेंट्स हैं, लैंग्वेज में ग्रामर एक्सप्लेनेशंस हैं, है ना, ऐसा। फिर आता है टारगेट ग्रुप स्पेसिफिक स्किल्स, ये स्पेशल लर्नर्स के लिए होती हैं। स्पेशल लर्नर्स कौन? जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस होते हैं, उनके लिए जो मेथड का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें कहते हैं टारगेट ग्रुप स्पेसिफिक स्किल्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके। सम फैक्टर्स आर प्रैक्टिस बाय टीचर्स इन क्लासरूम। कुछ फैक्टर्स को टीचर जो है वो क्लासरूम में प्रैक्टिस करती है, तो वो देख लेते हैं। A teacher having limited exposure and experience in teaching is a prone to। अगर टीचर जो है वो इनएक्सपीरियंस्ड है तो वो क्या कर सकता है? सिर्फ टेक्स्ट बुक रीडिंग, लेक्चर देकर इन्फॉर्मेशन देना, नोट्स डिक्टेट करना, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देना, बेसिक चीज़ें, राइट, ये होती हैं जब टीचर के पास लिमिटेड एक्सपोजर या एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, फिर आता है टीचर हैविंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इज टेम्प्टेड टू। अगर टीचर ट्रेन और रिफ्लेक्टिव होता है तो क्या करता है? नए तरीके अपनाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाई में वो वहाँ पे एक्टिव बनाता है, इन्वॉल्व करता है बच्चों को, प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज जनरेट करने की कोशिश करता है बच्चों के अंदर। फिर ग्रुप एक्टिविटी का यूज़ करते हैं टीचर्स जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, और इंटरैक्टिव टीचिंग होती है इनकी। ठीक है, वो इंटरैक्टिव अप्रोच को फॉलो करके बच्चों को पढ़ाते हैं। ओके, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है टीचर्स अपनी स्टाइल को और एनरिच करते हैं, जो प्रोफेशनल ग्रोथ का सिग्नल होता है। ठीक है,
टीचर्स के लिए ज़रूरी स्किल्स है मेटाकोर स्किल्स एंड पॉलीक्रस स्किल्स। यहाँ पे बात हो रही है मेटाकोर स्किल्स की और यहाँ पर है पॉलीकोर स्किल्स, तो आप एक बार रीड ज़रूर करना। मेटाकोर स्किल्स होती हैं जैसे डॉक्टर या इंजीनियर के पास टेक्निकल स्किल्स होती हैं, वैसे ही टीचर के पास टीचिंग के फंडामेंटल स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड की आपकी नॉलेज, ठीक है, उसे हम मेटाकोर कह सकते हैं। फिर आती है पॉलीक्रस स्किल्स। जितनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ सब स्किल्स होंगे उतना ही टीचर का टीचिंग स्टाइल इफेक्टिव होगा। ठीक है, मतलब पहले तो आपकी जो बेसिक स्किल्स होती हैं या फिर हम जैसे कहें जो ज़रूरी है आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग वो आपको आना चाहिए, फंडामेंटल स्किल्स, ठीक है, वो तो मेटाकोर में आ गई। लेकिन उसकी सिवा भी कुछ सब स्किल्स, एक्स्ट्रा स्किल्स की बात होती है तो हम उसे कहते हैं पॉलीक्रस स्किल्स। ओके, National Council of Educational Research and Training NCERT in its publication Core Teaching Skill had laid a stress on the following teaching skills. Okay, NCERT के अकॉर्डिंग कोर टीचिंग स्किल्स कौन कौन सी हैं? राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट, creating a set for introducing the lesson, introducing a lesson, structuring classroom questions, question delivering and its distribution, response management, explaining, illustrating with example, using technique, instructional facility, stimulus variation, pacing of lesson, promoting pupil participation, use of blackboard, achieving closure of the lesson, giving assignments, evaluating the pupil's progress, diagnosing pupil learning difficulties and taking remedial measure, management of the class. Okay, अब आते हैं, हम बात करेंगे लर्निंग फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, इन इफेक्टिव लर्निंग मोस्टली वी नोटिस दीज फैक्टर्स। लर्निंग फैक्टर्स इफेक्टिव लर्निंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं? लर्निंग के गोल्स, लर्निंग इंटेंसिटी ज़्यादा हो, रिटेंशन याद रखने की शक्ति ज़्यादा हो, लर्निंग जॉयफुल हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, सोचने की कैपेसिटी जो हो वो बढ़े, सेल्फ डायरेक्टेड हो, ठीक है, सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ मोटिवेटेड फॉर फ्यूचर लर्निंग, फ्यूचर लर्निंग के लिए मोटिवेशन आपको मिले। ठीक है, ये होते हैं फैक्टर्स। कीपिंग द अबव कंसिडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर्स बिकम ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट। तो बोला गया है अगर इसी को ध्यान में रखें तो और भी जो फॉलोइंग चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो कौन कौन सी हैं? लर्नर का बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर, लर्नर का क्या बैकग्राउंड है, पहले से क्या नॉलेज है लर्नर को, हम ये कह सकते हैं। बैकग्राउंड का मतलब फैमिली से नहीं है, बैकग्राउंड का मतलब है कि यहाँ पे जो बच्चा है उसको प्रीवियस नॉलेज कितनी है। ठीक है, सेकेंड है नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल, जो लर्निंग मटेरियल है वो आसान है या मुश्किल, उसका क्या नेचर है। ठीक है, इसके बाद है इन्वायरमेंट फैक्टर, इन्वायरमेंट कैसा है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है, लाइट बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस है, मतलब कैसा इन्वायरमेंट है। मोटिवेशन इंट्रिंसिक, ओके, मोटिवेशन क्या इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक क्या होता है, जब अपने आप से हमें मोटिवेशन आती है, और एक्सट्रिंसिक मतलब होता है जब हमें मोटिवेशन बाहर से मिल रही होती है कहीं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लर्निंग सपोर्ट। तो लर्निंग सपोर्ट क्या है, टीचर ह्यूमन है, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू, तो ऑडियो वीडियो या कंप्यूटर हमारा क्या है, मोटिवेशन सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है। लर्नर्स की जो खास प्रॉपर्टीज़ है, मैं कहूँ इंटेलिजेंस लेवल है, वो क्या है, एटीट्यूड, मोटिवेशन, एप्टीट्यूड, रिस्क लेने की रेडीनेस। लर्निंग स्टाइल कैसा होता है, विजुअली, ऑडिटरी या कैनेस्थेटिक होता है, तो हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इफ़ेक्टिव टीचिंग और लर्निंग दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक अच्छा टीचर वही है जो स्टूडेंट्स की नीड को समझे, उनके बैकग्राउंड को कंसिडर करे और ऐसे मेथड्स यूज़ करे जो उनके लर्निंग प्रोसेस को ईजी, जॉयफुल एंड मीनिंगफुल बनाता है। अब हम बात करते हैं टीचर सपोर्ट मटेरियल की।
टीचर सपोर्ट मटेरियल का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज या सामग्री जो टीचर्स और स्टूडेंट्स को लर्निंग आउटकम अचीव करने में मदद करता है। इनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि ये सिर्फ यही तरीका अपनाएं, टीचर्स और स्टूडेंट अपनी क्रिएटिविटी से और भी नए तरीके बना सकते हैं। ठीक है, ये बस आपको एक आइडिया देते हैं चीज़ों को करने का, लेकिन आप अपने तरीके यूनिक वे में चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, ये मटेरियल प्रिस्क्रिप्टिव है बल्कि सजेस्टिव भी होते हैं। मतलब ये प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये मटेरियल जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है, सजेस्टिव है। आपको यूज़ करना है तो आप इस तरीके से करिए, नहीं करना है तो वो अपना तरीका ढूंढ लीजिए। ठीक है, ये लर्निंग को और इंगेजिंग, इफ़ेक्टिव और मीनिंगफुल बनाने में मदद करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे बात करेंगे टीचिंग सोल्यूशन मैनुअल की। तो यहाँ पे कुछ आपके पास एग्जाम्पल्स हैं टीचर सपोर्ट मटेरियल के। तो पहला है टीचर सोल्यूशन मैनुअल। ये तो पता होगा ना, टीचर्स के पास आंसर बुक्स होते, आपके बुक्स की आंसर शीट होती है, या फिर हम कह सकते हैं आंसर्स लिखे होते हैं आपके पास जो बुक होती है उसकी। तो यहाँ पर इसका तरीका या वे गिवन होता है उस बुक में। ठीक है, उसमें टॉपिक को पढ़ाने की स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, की पॉइंट्स एक्सेट्रा दिए जाते हैं। ये टीचर्स की प्रिपरेशन और डिलीवरी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एग्जाम्पल, जैसे साइंस टीचर के लिए हर प्रैक्टिकल का डिटेल सोल्यूशन मैनुअल में होता है कि कब क्या बोलना है, कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करना है, एक्सेट्रा। ठीक है, अब जैसे प्रैक्टिकल फाइल होगी, आपने देखा होगा आगे के पेजेस में प्रैक्टिकल सॉल्व होता है, एम लिखा होता है, ऑब्जर्वेशन लिखा होता है, सब कुछ लिखा होता है, विच मीन्स कि वो ऑलरेडी सॉल्व्ड है। ये टीचर को बताने के लिए होता है कि बच्चे को स्टेप बाय स्टेप कैसे सिखाना है। नेक्स्ट है लेक्चर स्लाइड। आजकल क्लासरूम में टीचर्स पावर पॉइंट स्लाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये स्लाइड्स एक फाउंडेशन की तरह काम करती है जिससे टीचर्स लेक्चर को बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। टीचर्स इसे कस्टमाइज़ करके अपने स्टूडेंट्स के लेवल के अनुसार मॉडिफाई करते हैं। इसका बेनिफिट है विजुअल लर्निंग से स्टूडेंट्स को जल्दी समझ में आता है और अटेंशन बच्चों की बनी रहती है क्लास में। राइट, फिर है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स को पढ़ाई के बाद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इवैल्यूएशन सिस्टम जो है वो इंटरडिपेंडेंस है टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन पर। ठीक है, टीचिंग, लर्निंग और इवैल्यूएशन जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा टीचिंग का कॉन्सेप्ट, फिर लर्निंग का, और उसके बाद हम समझेंगे इवैल्यूएशन का। तो टीचिंग का क्या मतलब है? ऐसा प्रोसेस जिसमें टीचर स्टूडेंट की जानकारी, स्किल्स, वैल्यूज़, हैबिट सिखाता है, उसे टीचिंग कहते हैं। इसके बाद होता है लर्निंग। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट को समझता है और उसके नॉलेज, एटीट्यूड, हैबिट और स्किल्स को डेवलप करता है। फिर आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, एक ऐसा तरीका जिससे हम ये पता लगाते हैं कि टीचिंग इफ़ेक्टिव रही या नहीं। जो टीचर ने बच्चे को पढ़ाया, क्या बच्चे को समझ में आया है कि नहीं, इसी चीज़ को कहते हैं इवैल्यूएशन, यानी स्टूडेंट ने सही तरीके से सीखा है या नहीं। ठीक है, इन तीनों में एक बहुत ही डीप कनेक्शन है। टीचिंग से लर्निंग होती है, लर्निंग को समझने के लिए इवैल्यूएशन किया जाता है, इवैल्यूएशन से टीचिंग को सुधारा जा सकता है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस कैसे? इन तीनों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। टीचिंग कभी मीनिंगफुल है जब स्टूडेंट ने कुछ सीखा। लर्निंग का पता तभी चलता है जब अच्छे से इवैल्यूएट किया जाए। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर एक टीचर ने इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ाया तो स्टूडेंट ने उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट समझे। अब टेस्ट या एक्टिविटी करके टीचर ये समझेगा या ये फाइंड आउट करेगा कि स्टूडेंट ने कितना सीखा। अब हमारे पास 4 एजुकेशनल फैक्टर्स में आपस में रिलेशनशिप है, जैसे ऑब्जेक्टिव, करिकुलम, मेथड, इवैल्यूएशन। ऑब्जेक्टिव, क्या सीखना है, करिकुलम, क्या क्या टॉपिक होगा, मेथड, कैसे सिखाया जाए, इवैल्यूएशन, कितना किसने सीखा। इन चारों को तालमेल बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट कम्युनिकेशन स्किल्स सीखें तो करिकुलम में कम्युनिकेशन एक्टिविटी हो, मेथड्स में रोल प्ले और इवैल्यूएशन में स्पीकिंग टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इंडियन एजुकेशन कमीशन 1948 से लेकर 1966 तक, evaluation is a continuous process and integral part of the education system। इवैल्यूएशन एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन सिस्टम का। इवैल्यूएशन से क्या फ़ायदे हैं?
ये स्टूडेंट की स्टडी हैबिट्स को सुधारता है या टीचर की टीचिंग मेथड्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। ये सिर्फ परफॉर्मेंस मेजर नहीं करता बल्कि उसे बेहतर भी बनाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इवैल्यूएशन की। तो यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही हैं आपको, एक तो है कॉम्प्रिहेंसिव और एक है कॉन्टिन्यूअस। तो पहले हम बात करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव की। इवैल्यूएशन को सिर्फ एकेडमिक नॉलेज तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसमें बच्चों के एकेडमिक परफॉर्मेंस, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल ग्रोथ, सोशल बिहेवियर, सब चीज़ों का मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, हर एक चीज़ को इवैल्यूएट करना चाहिए। ओके, टीचर को डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे राइटिंग टेस्ट, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, ग्रुप एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। सेकेंड वन इज़ कॉन्टीन्यूटी। इवैल्यूएशन कोई साल में एक बार होने वाला एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। ये एक एकेडमिक सेशन में चलता है, इससे रेगुलर फीडबैक मिलता है, बच्चों की प्रोग्रेस समय समय पर चेक होती है। CCE कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। CBSE ने CCE सिस्टम लागू किया ताकि बच्चों को सिर्फ मार्क्स के आधार पर ना आंका जाए, बल्कि उनको ओवरऑल डेवलपमेंट का ध्यान भी रखा जाए। CCE के फ़ायदे क्या हैं? बच्चों की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ समय पर पहचान में आ जाती हैं। टीचर सही समय पर रेमेडियल एक्शंस ले सकता है। बच्चों की सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ाता है। मार्क्स की बजाय स्किल, पार्टिसिपेशन, एफर्ट को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन की। ठीक है, क्या फंक्शन है इवैल्यूएशन के, तो इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन गिवन है, उसका सबसे पहला है फीडबैक। इवैल्यूएशन से स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है। इससे टीचर्स को भी ये समझ आता है कि सुधार की ज़रूरत कहाँ है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड इज़ मोटिवेशन। जब स्टूडेंट को ये पता होता है कि उनका मूल्यांकन किया जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा मेहनत करते हैं। जाहिर सी बात, जब भी आपके एग्ज़ाम्स आते हैं, आप मेहनत डबल ट्रिपल करना स्टार्ट कर देते हैं, और उससे पहले आप चाहे बिल्कुल भी ना पढ़ रहे हो। थर्ड है बेटर गाइडेंस। इवैल्यूएशन से स्टूडेंट की कैपेबिलिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और उनके इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ के अनुसार प्रॉपर गाइडेंस भी दी जा सकती है। नेक्स्ट इज रेमिडिएशन। रेमिडिएशन का मतलब होता है सुधार की प्रक्रिया। ठीक है, इवैल्यूएशन से ये पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स या एरियाज़ में बच्चा कमज़ोर है और कौन सी रेमिडियल टीचिंग दी जानी चाहिए। इसके बाद है फैसिलिटेट्स प्लानिंग। इवैल्यूएशन की जानकारी से टीचर अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज़, कंटेंट डिलीवरी और लर्निंग एक्टिविटीज़ को बेहतर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिवीजन ऑफ करिकुलम। अगर लगातार इवैल्यूएशन में स्टूडेंट्स एक ही टॉपिक में कमज़ोर निकल रहे हैं, तो ये संकेत है कि सिलेबस या करिकुलम में बदलाव की ज़रूरत है। इसके बाद है इंटर इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन। इवैल्यूएशन के माध्यम से अलग अलग स्कूल या कॉलेज की परफॉर्मेंस कंपेयर की जा सकती है। इसके बाद है एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग। इवैल्यूएशन का डेटा इंपॉर्टेंट डिसीजंस में हेल्प करता है, जैसे कि स्टूडेंट का सिलेक्शन, किस क्लास में प्लेसमेंट होनी चाहिए, प्रमोशन या डिमोशन देना है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज सबमिशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट टू पेरेंट्स, समथिंग लाइक रिपोर्ट कार्ड। पेरेंट्स को बच्चों की प्रोग्रेस बताने के लिए इवैल्यूएशन ज़रूरी है, ताकि वो अपने बच्चों की ग्रोथ को जान सकें और सपोर्ट कर सकें। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक की। तो क्या क्या इवैल्यूएशन टेक्निक की क्लासिफिकेशंस है। ठीक है, तो सबसे पहला है यहाँ पर, इसे बांटा गया है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में। तो आइए हम बात करते हैं पहले क्वांटिटेटिव टेक्निक की। ये टेक्निक नंबर्स में रिजल्ट देती है, यानी मेजरेबल होती है। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वो टेक्निक्स हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। ओके, नंबर्स में होती हैं। नंबर वन इज़ रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम में क्या होता है, इसे पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहते हैं। इसमें स्टूडेंट्स को रिटन क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं और उसके एट द एंड में आपको मार्क्स मिलते हैं। सेकेंड इज़ ओरल एग्जामिनेशन। ओरल एग्जामिनेशन में क्या होता है,
रिटन एग्ज़ाम को सपोर्ट करने के लिए ओरल एग्ज़ाम दिया जाता है। एग्जाम्पल वाइवा, प्रोनाउंसिएशन टेस्ट, रीडिंग अलाउड, ये सब आपके स्कूल में होता होगा। इससे बच्चों की स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को चेक किया जाता है। थर्ड वन इज़ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ये उन सब्जेक्ट्स के लिए होता है जहाँ स्किल्स को प्रैक्टिकली दिखाना ज़रूरी है, लाइक साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, म्यूज़िक परफॉर्मेंस, एग्रीकल्चर टूल्स हैंडलिंग एक्सेट्रा। ओके, अब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव टेक्निक्स की। तो क्वालिटेटिव टेक्निक्स क्या होती हैं? ये टेक्निक्स में केवल नंबर्स नहीं होते बल्कि बच्चों के व्यवहार, एटीट्यूड, पार्टिसिपेशन को जज किया जाता है। ठीक है। नंबर 1 इज ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज। टीचर स्टूडेंट्स को अलग अलग सिचुएशन में ऑब्जर्व करता है। इंटरव्यू से भी बच्चे अपने थॉट्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। ये टेक्निक बिहेवियर और एटीट्यूड को जज करने में यूजफुल होती है। नेक्स्ट वन लिस्ट। ये लिस्ट जिसमें टीचर टिक करता है कि बच्चे में कौन कौन सा काम या क्वालिटीज़ दिखाई देती हैं। ये बिहेवियरल टेंडेंसी को ट्रैक करने में हेल्पफुल होता है। थर्ड वन इज रेटिंग स्केल। ये एक टूल होता है जिसमें किसी विशेष एट्रीब्यूट के लिए स्कोर या ओपिनियन दिया जाता है। एग्जाम्पल 1 to 5 की स्केल पर आप किसी स्टूडेंट की लीडरशिप एबिलिटी को रेट कर रहे हो, मान लीजिए। नेक्स्ट वन इज क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। ये लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड होता है जिसमें बच्चों की पूरी एकेडमिक जर्नी, एक्टिविटीज़, डिसिप्लिन, हॉबीज़ एक्सेट्रा को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल एनसीडोटल रिकॉर्ड, डायरीज, रिकॉर्ड कार्ड्स एक्सेट्रा। इवैल्यूएशन एक क्लास एग्ज़ाम की तरह नहीं होता। इवैल्यूएशन हर स्टेप पर ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि जो स्टूडेंट है वो कहाँ पर स्टैंड करता है और क्या सीख रहा है और उसे क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, क्या क्या चीज़ों को सीखने में। ओके, इसी आधार पर हम इवैल्यूएशन को 4 भागों में बांटते हैं। तो पहला भाग कहता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या होता है? ये इवैल्यूएशन तब किया जाता है जब किसी नए टॉपिक या कोर्स की शुरुआत हो रही होती है। इसका मकसद ये जानना होता है कि स्टूडेंट के पास पहले से क्या क्या नॉलेज और स्किल्स हैं। ठीक है। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरह हम कह सकते हैं जो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होती है। ठीक है। एग्जाम्पल, किसी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में एडमिशन लेने से पहले एक छोटा सा टेस्ट लिया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि लर्नर बिगनर है या इंटरमीडिएट। एग्जैक्टली। या फिर 11वीं में मैथ्स लेने से पहले देखा जाता है कि स्टूडेंट 10वीं तक की कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग है, या 10th में बच्चे के बोर्ड्स में क्या रिजल्ट आया था मैथ्स का। ठीक है। तब उसी अकॉर्डिंग कुछ स्कूल्स में साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स में बच्चों को डिवाइड किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? अगर टीचर को ये पता चल जाए कि स्टूडेंट की बेस स्ट्रॉन्ग है या नहीं तो वो उसी के अनुसार अपने इंस्ट्रक्शंस को शुरू करता है। ठीक है। अब इसका मेथड कैसा होता है? एंट्रेंस एग्ज़ाम, बेसलाइन टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन लर्निंग के बीच बीच में किया जाता है ताकि यह पता चले कि स्टूडेंट सीख रहा है या नहीं। ये प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए होता है। इसका मेन फोकस होता है प्रोसेस, ना कि फाइनल रिजल्ट। इसका मकसद है कि स्टूडेंट्स को टाइमली फीडबैक मिले और टीचर्स को ये पता चले कि क्या सुधार की ज़रूरत है। ठीक है। एग्जाम्पल, चैप्टर के बीच में जब टीचर क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है, विच मीन्स वो अभी इस वक्त फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कर रहा है कि बच्चे को अभी जो मैंने पढ़ाया वो उन्हें समझ में आया है कि नहीं। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं इसे वीकली टेस्ट, होमवर्क और असाइनमेंट्स पर फीडबैक देना। ठीक है। इससे क्या बेनिफिट हो रहा है स्टूडेंट्स को? अगर कोई स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस में कमज़ोर है तो एमसीक्यू में अच्छा है, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से पता चलता है कि उसे किस एरिया में सुधार चाहिए। ठीक है। इससे टीचर को क्या फ़ायदा होता है? टीचर को ये समझ में आता है कि उसे कौन से स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट देना है और किस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करवाना है। ठीक है। थर्ड वन इज़ हमारे पास डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ये इवैल्यूएशन तब किया जाता है जब ये समझना हो कि स्टूडेंट किस टॉपिक को क्यों नहीं समझ पा रहा है, यानी यह प्रॉब्लम की जड़ है क्या प्रॉब्लम है जो बच्ची को लाख कोशिशों के बाद भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। इनका मेन फोकस होता है लर्निंग प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना, ना कि सिर्फ मेजर करना।
एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट बार बार फ्रैक्शंस में गलतियाँ कर रहा है तो डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया जाता है, उसे पता चलता है कि मल्टीप्लिकेशन नहीं आती है, डेसिमल सिस्टम समझ में नहीं आ रहा या और कोई प्रॉब्लम है, और या फिर बच्चा कैलकुलेशन में ही वीक है, उसका बेस तो क्लियर है बट फ्रैक्शन वाला बेस क्लियर है पर उसे कैलकुलेशन ही नहीं आती बेसिक। ठीक है, ये कैसे डिफरेंट है फॉर्मेटिव से? ये सिर्फ बताता है कि कौन पीछे है, डायग्नोस्टिक ये बताता है क्यों पीछे है। तो फॉर्मेटिव का बस ये मतलब है कौन पीछे है, कौन सा बच्चा पीछे है। ठीक है, यहाँ बताता है डायग्नोस्टिक की रीज़न क्या है कि वो पीछे किस चीज़, क्यों पीछे है ये बच्चा, बाकी बच्चे आगे क्यों बढ़ गया और ये पीछे क्यों रह गया, तो इसका रीज़न, इसका जवाब देता है डायग्नोस्टिक। ठीक है, इसके मेथड्स क्या होते हैं? स्पेशल डायग्नोस्टिक टेस्ट, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, टीचर मेड टूल्स। ओके, नेक्स्ट है समेटिव इवैल्यूएशन या इसे एक्सटर्नल इवैल्यूएशन भी कहते हैं। समेटिव इवैल्यूएशन लर्निंग प्रोसेस के एंड में किया जाता है ताकि ये पता चले कि पूरा कोर्स या प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ कि नहीं। इसका मेन फोकस है फाइनल आउटकम। इसी एक्सटर्नल फाइनल आउटकम क्या होता है, ठीक है, फाइनल आउटकम क्या निकल के आता है, ये इसका मेन फोकस है। एग्जाम्पल, फाइनल एग्जाम्स में क्या मार्क्स आए, टर्म पेपर में क्या मार्क्स आए, एनुअल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन कैसी थी, ओरल रिपोर्ट्स और अचीवमेंट टेस्ट, ये सब आते हैं किसमें? समेटिव इवैल्यूएशन में। इसका क्या यूज़ होता है? कोर्स कंप्लीशन रिपोर्ट देने के लिए, स्टूडेंट को फाइनल ग्रेड देने के लिए, या फिर परफॉर्मेंस को दूसरे बच्चे के परफॉर्मेंस से कंपेयर करने के लिए, या खुद के ही परफॉर्मेंस से कंपेयर करने के लिए। फेमस कोट है और ये फेमस कोट हमें ये समझाता है कि सिर्फ सुनने से हम भूल सकते हैं, देखने से थोड़ा बहुत ही याद रहता है, लेकिन जब हम खुद से सीखते हैं तो हमें वो लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, या कहूँ जब हम खुद से सीखते हैं तो हमें जो है तभी समझ में आता है। ठीक है, यही लॉजिकल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, अब जो ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, ये सब टूल्स जो होते हैं बच्चों और स्टूडेंट्स की पढ़ाई को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और टीचर्स की हेल्प करते हैं बच्चों को पढ़ाने में। ठीक है, क्योंकि जब बच्चों का मन लगेगा ना तो वो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा आसानी से सीखते हैं। तो लर्निंग जो मटेरियल एंड टूल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं बच्चों का अटेंशन गेन करने में। ठीक है, इनका यूज़ डायरेक्ट टीचिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ये खुद से टीचिंग नहीं करते लेकिन टीचिंग को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये मटेरियल्स टीचिंग नहीं करते हैं लेकिन ये टीचर की मदद करते हैं। ठीक है, टीचर को सपोर्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं मेन बेनिफिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। तो क्या मेन बेनिफिट्स हैं इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ के? ठीक है, तो पहला है मोटिवेशन ऑफ लर्नर। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स स्टूडेंट्स का ध्यान खींचते हैं। जब विजुअल और साउंड एक साथ यूज़ होते हैं तो स्टूडेंट्स बोरिंग फील नहीं करते और अटेंशन बन जाता है, जिससे बच्चे क्या करते हैं, मन लगाकर चीज़ों को देखते हैं या सुनते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। इसका यूज़ सिर्फ रैंडमली नहीं किया जाता बल्कि ये टीचिंग के मैक्सिम्स जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट्स पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, यह हम मैक्सिम्स चैप्टर के पार्ट 1 में ही पढ़ा था जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था। इसके बाद आता है बेटर रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जितना ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगी उतनी ज़्यादा समझ और मेमोरी होगी। ठीक है, विजुअल्स प्लस ऑडियो प्लस एक्टिविटी ज़्यादा लंबे समय तक बच्चों को याद रहेगा। ठीक है, रिटेंशन का मतलब होता है हम कितनी बातें याद रख पाते हैं लंबे समय तक। तो अगर विजुअल्स और ऑडियो एक साथ काम करती हैं तो ज़्यादा रिटेंशन रहता है बच्चों का। ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिटेन ज़्यादा देर तक करते हैं या ज़्यादा टाइम तक करते हैं। नेक्स्ट है टीचिंग इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ फैसिलिटेट चेंज इन एटीट्यूड। ठीक है, इमेज, मॉडल्स, फिल्म स्टूडेंट्स में पॉजिटिव और अच्छे थॉट्स क्या करती है, डेवलप करने में हेल्प करती है। इसके बाद है क्लासरूम टीचिंग को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को सिस्टमेटिकली और सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। इसे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ समझ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है टू फैसिलिटेट होलिस्टिक लर्निंग।
अब इसमें क्या है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, तीनों डोमेन्स को कवर करने के लिए अलग अलग TLMs का इस्तेमाल किया जाता है। तो TLM इज टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं ये होलिस्टिक अप्रोच होती है, हम तीनों चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे होते हैं। इसके बाद है प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। टीचिंग लर्निंग मटेरियल स्टूडेंट को सोचने, सवाल पूछने, एनालाइज करने और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स अपनाने के लिए मोटिवेट करता है, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरीज में ना रहकर रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं, ये जो है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपको बताता है। और मैं कहूँ टीचिंग लर्निंग मटेरियल का ये बेस्ट यूज़ होता है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाना बच्चों को, ठीक है। मेकिंग लर्निंग फन, स्टूडेंट्स को नया एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल से क्या होता है, बच्चे बोर नहीं होते और कुछ ना कुछ नए तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, ओके। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक को मॉडल्स, डायग्राम्स, एक्टिविटीज़ से रियल और अंडरस्टैंडेबल बनाया जा सकता है, जिससे रोट लर्निंग की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ओके। अकॉर्डिंग टू द सेंसेस इन्वॉल्व, द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कैन बी डिवाइडेड into audio, video and audio video instructional facilities। तो यहाँ पे बोला गया है अगर हम सेंसस का इस्तेमाल करें तो हमारी जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसने 3 चीज़ों में डिवाइड कर रखा है, एक तो ऑडियो, दूसरा वीडियो और तीसरा ऑडियो और वीडियो। तो हम इन तीनों पे बात करेंगे। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एजुकेशन को इफ़ेक्टिव बनाना है, ठीक है। और ये 3 भागों में डिवाइड किया गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया। पहला है ऑडियो इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी, दूसरा है वीडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी एंड तीसरा है ऑडियो वीडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। तो पहले हम शुरुआत करेंगे ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी से, ठीक है। इसे कहते हैं सिर्फ सुनाई देने वाली इंस्ट्रक्शंस। हम दिन में 50% समय सुनने में बिताते हैं, इसलिए ऑडियो मीडिया बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल रेडियो, लैंग्वेज स्लैब्स, टेप रिकॉर्डर, साउंड डिस्ट्रीब्यूशन सेट, ठीक है। सेकेंड है विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़, जो सिर्फ हमें दिखाई देती हैं, जैसे कि मैप, चार्ट, पोस्टर, बुलेटिन बोर्ड्स, मॉडल, फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी। देखना और सुनना, ये एक ट्रायंगुलर लर्निंग प्रोसेस है। मोटिवेशन, क्लैरिफिकेशन, स्टिमुलेशन को पूरा करके स्टडीज़ बताती हैं कि आउट ऑफ 5 सेंसेस हमारी जो देखने की क्षमता है वो 87%, सुनने की 7%, जिससे हम चीज़ों को क्या करते हैं, अटेंशन गेन करने में हेल्प करते हैं और हमारी लर्निंग को इंक्रीज़ करते हैं। तो जो चीज़ हम देखते हैं हम उसे 87% तक ज़्यादा समझ पाते हैं ईजिली से और आसानी से, और जो हम 7% चीज़ें सुनते हैं तो 7% चांसेस है कि हम उसे अच्छे से याद रखेंगे और रिटेन रखेंगे अपने पास, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स हमारे पास टीवी है, वीडियो फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म में। तो हम कभी कभी आपने देखा होगा हम फिल्म की स्टोरी कभी नहीं भूलते, या फिर टेलीविज़न में कोई मूवी चल रही है उसकी स्टोरी हम कभी नहीं भूलते, क्योंकि हम वो ऑडियो वीडियो का मिक्स देख रहे होते हैं उस वक्त, और हमें वो चीज़ हमेशा और हम पूरे अटेंशन के साथ देख रहे होते हैं, तो हमें वो चीज़ याद रहती है, ठीक है। अब फंक्शंस क्या होते हैं ऑडियो वीडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी के? अब क्या फंक्शंस हैं इसके? पहला तो फंक्शन साफ साफ है इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी को बढ़ाना, दूसरा फास्ट एंड इफेक्टिव लर्निंग, तीसरा है कॉम्प्लेक्स आइडिया को इजी बनाना, ठीक है। तो हम वीडियो ऑडियो के मिक्सचर से कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को इजी बना सकते हैं। टीचर्स का समय बचना, जितनी इसमें टीचर्स का समय क्या बचता है, बच्चा जो है वो ईजिली चीज़ें समझ जाएगा एक बार में या 2 बार में। तो इससे क्या होगा, टीचर को बार बार चीज़ें रिपीट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा एक ही टॉपिक पर, वो आगे टॉपिक पर बढ़ सकती है, ठीक है। विजुअल प्लस ऑडियो एक साथ इम्पैक्ट डालते हैं बच्चों के माइंड पर और अटेंशन भी गेन करते हैं, ये बिल्कुल मत भूलना। लेकिन इनकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हर एक चीज़ लिमिटेशन के साथ आती है, तो ये भी लिमिटेशन के साथ आई है। और उनकी लिमिटेशंस क्या है? अगर टीचर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ना दे तो गलत इंप्रेशन बन सकता है, बिल्कुल सही बात है। वो ऑडियो वीडियो में वो जो भी देख रहे हैं वो तो समझ रहे हैं, लेकिन अगर टीचर ने उनको ऊपर से गाइड नहीं की कि वो क्या चीज़ पढ़ा रही है, क्या चीज़ चल रही है, तो वो कुछ भी समझ सकते हैं, उन्हें समझ में नहीं आएगा, मे भी उन्हें समझना है,
ठीक है, तो वो कुछ और इम्प्रेशन लेके कुछ और ही समझ लेगा वो, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ, जो कॉन्सेप्ट की डेप्थ होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि टीचर जो चीज़ स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट समझा रही होती है वो एक ऑडियो विजुअल फॉर्म में चल रहा होता है, तो बच्चे अटेंशन तो गेन करते हैं पर जो उसके पीछे के सारे स्टेप्स या प्रोसेस है वो नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं। सिर्फ दिखाने में से स्टूडेंट पैसिव हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, बच्चा सिर्फ देख रहा है तो वो एक्टिव लर्नर नहीं है, वो पैसिव लर्नर है। और वो पैसिव लर्नर जो है फिर उसे पैसिव लर्नर जो होते हैं, ठीक है, वो पैसिव लर्नर है। कुछ लोग समझते हैं कि बस विजुअल दिखा देने से काम हो गया, पर टीचर की मेहनत ज़रूरी है। बस कुछ चीज़ें बच्चों को दिखा दो ऑन करके टीवी में और फिर आपको लगता है बस बच्चे समझ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीचर को फिर भी कुछ ना कुछ तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ वीडियो दिखा देने से काम नहीं चलेगा। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्शन और शो। हम इनकी देख लेते हैं क्या क्या क्लासिफिकेशन है इनकी। तो पहला क्लासिफिकेशन है प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। तो भाई ये क्या होता है? प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी ये एक डिवाइस है जिसमें प्रोजेक्टर की मदद से दिखाया जाता है, ठीक है। प्रोजेक्टर्स आपने देखे होंगे, आपके स्कूल या कॉलेजेस में लगे होंगे, जिसकी मदद से चीज़ें क्या होती हैं आपको दिखाई जाती हैं। स्लाइड्स दिखाई जा सकती हैं, फिल्म स्ट्रिप्स, साइलेंट फिल्म्स, कार्टून्स, एनीथिंग, ठीक है। अब हम आते हैं नॉन प्रोजेक्टेड। नॉन प्रोजेक्टेड क्या है? डायरेक्ट देखे जाते हैं, किसी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे हमें किसी भी प्रोजेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम उसे डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं? ब्लैक बोर्ड हो गया, फ्लैश कार्ड हो गया, चार्ट्स हो गए, मॉडल्स। यहाँ पे हमें प्रोजेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम बिना प्रोजेक्टर के भी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एडिशनल क्लासिफिकेशन की, और इसके अंदर आते हैं डिस्प्ले इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी और दूसरा आता है प्रेजेंटेशन इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। तो डिस्प्ले इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? जो हम क्या करते हैं, ऑडियंस के सामने डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। ऑडियंस के सामने डिस्प्ले कर देते हैं, या फिर हम सीधे हमने मान लो हमने क्या किया, बुलेटिन बोर्ड्स लगा दिए, ठीक है, पोस्टर्स लगा दिए, स्टूडेंट कहीं पर भी रोड पर साइड कहीं पर भी लगा दिए, तो जो आ रहा है जा रहा है उन्हें देख रहा है, पढ़ रहा है और चला जा रहा है। ये क्या हो गया? डिस्प्ले इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी हो गई, ठीक है। लेकिन प्रेजेंटेशन इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी में क्या होता है? कुछ हद तक सेम हो। मान लो मैं क्लास में क्या कर रही हूँ, मैंने एक स्लाइड बनाकर आई हूँ, ठीक है, और फिर मैं क्या कर रही हूँ, स्लाइड एक स्लाइड में मान लो 20 स्लाइड्स हैं, उसमें प्रेजेंटेशन बनाई है मैंने, उसमें 20 स्लाइड्स हैं। तो मैं क्या करूँगी, हर एक स्लाइड ओपन करूँगी और हर एक स्लाइड दिखाऊँगी। सब में जितने भी ऑडियंस बैठी है वो सारी स्लाइड्स देखेगी, एक बार एक एक करके सारी स्लाइड्स देखेगी, और मैं एक एक करके सारी स्लाइड्स को एक्सप्लेन भी करूँगी उसी वक्त, ठीक है। तो ये क्या है? प्रेजेंटेशन इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी है। यहाँ पे सामने वाला मेरी स्लाइड्स भी देख रहा है और इसके साथ साथ मैं उसे बोल कर भी चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है? फ्लैश कार्ड्स आते हैं, स्लाइड्स आती हैं, फिल्म स्ट्रिप्स आती हैं, ओके। अब यहाँ पर एक हमारे पास चार्ट है प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ का, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ में कौन कौन आता है। फिल्म्स आती हैं, स्लाइड्स आती हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स आते हैं, एपीडियास्कोप आता है, वीडियो प्रोजेक्टर्स आते हैं, फिल्म स्ट्रिप्स आती हैं। अभी नॉन प्रोजेक्टेड में बहुत सारी चीज़ें, ग्राफिक्स हो जाता है, एक डिस्प्ले बोर्ड्स आते हैं, 3D ऑडियो एक्टिविटी। अब ग्राफिक्स में क्या क्या आ गया? चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, पोस्टर्स आ गए, ठीक है। डिस्प्ले वाले में क्या आ गया? ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फनल बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, पैक बोर्ड। 3D मॉडल्स में मॉडल आ गया, मॉकअप आ गया, पपेट्स आ गए। ऑडियो में रेडियो रिकॉर्डिंग्स, टेलीविजन्स आ गई, ठीक है। और एक्टिविटी में फील्ड स्ट्रिप्स आ गई, ड्रामेटिक्स आ गया, टीचिंग मशीन्स आ गई, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आ गए, ओके। ये सारे किसका पार्ट है? नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी के। तो एक बार इस चार्ट को भी देख लेना कि प्रोजेक्टेड में कौन कौन आते हैं और नॉन प्रोजेक्टेड में कौन कौन आते हैं। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ, एक बार मैं आपको बताना भूल गई थी कि क्या है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जिससे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो रिपीट होने वाला जो पार्ट है ना, वो पहली बात तो टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है। तो इसे पक्का पढ़ लेना, क्योंकि टाइप ऑफ इवैल्यूएशन से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। आपको एक पैराग्राफ लिख के दे देंगे और वो फिर पूछेंगे वो क्या ये प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है, क्या ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, क्या ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, क्या ये समेटिव इवैल्यूएशन है। तो आपको उसमें से टिक करना है कि कौन सा इवैल्यूएशन ये गिवन है आपको पैराग्राफ में, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय।